नमस्कार दोस्तों। ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स जीएस 1 लाख में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है कि पौधों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो चैप्टर नंबर 7 में ही हम लोग क्या करेंगे, 2-3 चैप्टर मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो छोटे छोटे चैप्टर का वीडियो बनाना अच्छा नहीं रहता, थोड़ा कम से कम लंबा वीडियो हो तो ठीक रहता है। जो बायोलॉजी बचा है 4-5 वीडियो जो ख़त्म हो जाएगा, तो ज़्यादा दिन आप इसमें है नहीं। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि पादपों में जनन किस प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले इसमें दिया गया है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन जो है पादप बिना बीज के नए पादपों को उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जनन जो है कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, जैसे कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन एवं बीजाणु निर्माण। इसमें सबसे पहले दिया गया है कायिक प्रवर्धन। इसमें है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, तो कायिक प्रवर्धन में पादप के मूल, तने, पत्ती एवं इसमें देखो कुछ नहीं दिख रहा से नया पौधा प्राप्त किया जाता है। एक ऐसा प्रजनन कि जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे तो उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। पादपों में किस प्रक्रिया के माध्यम से पौधों की जड़ों, तनों और पत्तियों से नए नए पौधे का विकास होता है, कायिक प्रवर्धन में। आगे दिया गया है कि पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही तथ्य दिया गया है कि कायिक प्रवर्धन जो है कॉलोनी जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायिक जनन जो है विषाणुओं का प्रसार करने में सहायक है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। अब इसी में दिया गया है कायिक प्रवर्धन, एक तरफ दिए गए पौधे के भाग और दूसरे तरफ दिया गया है नया पादप या पौधा। जैसे जड़ से जो बनते हैं शकरकंद, डहेलिया, सतावर। भूमिगत तने से आलू, अदरक, लहसुन। अर्धवायु तने से दूब घास, पुदीना, गुलदाउदी। वायु तने से गन्ना, अमरबेल, मनी प्लांट, बोगनवेलिया, कार्नेशन, कोको, अंगूर, मौसमी और चमेली। मौसमी मतलब मौसमी। पत्ती से ब्रायोफिलम, बिग्नोनिया। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में सही तथ्य दिए गए हैं। जब जो है बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य भूमि में प्रत्यारोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। गन्ने की खेती जो है ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। किस विधि से माँ पौधे की भांति नया पौधा मिलता है, तना काट विधि से। कौन से पादप स्तंभ कर्तन यानी कि तना काट द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं, बोगनविलिया, अंगूर, कार्नेशन तथा कोको। अतिवर्धन किसे कहते हैं, तो पौधों की कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि को। इसके बाद उसी में दिया गया है जो कायिक प्रवर्धन में है, दूसरा मुकुलन है। तो मुकुलन किसे कहते हैं, तो मुकुलन में एक छोटा छोटा अंकुर जो है जनक पादप के शरीर पर विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। प्रजनन के किस प्रकार में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं, मुकुलन में। ईस्ट कोशिका में जनन किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा। हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि के द्वारा। इसके बाद है खंडन। खंडन दिया गया है कि खंडन क्या है, तो खंडन में एक कोशिकी एवं बहुकोशिकीय पादप या जीव 2 या अधिक टुकड़ों में विभाजित होकर प्रत्येक टुकड़ा जो है नए पादप के रूप में विकसित होता है। प्रजनन की किस विधि का उपयोग जो है एक कोशीय जीवों द्वारा किया जाता है, खंडन विधि के द्वारा। शैवालों में किस प्रकार का जनन होता है, खंडन विधि के द्वारा। इसके बाद दिया गया है पायरोगारा, जो कि पादप है में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, खंडन विधि के द्वारा। समुद्री एनोमोन जो कि जंतु है में किस विधि द्वारा जनन क्रिया संपन्न होती है, खंडन विधि के द्वारा। अलैंगिक जनन में चौथा प्रकार है बीजाणु का निर्माण। इसमें है कि बीजाणु किसे कहते हैं, तो कम विकसित पौधों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोश की रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें बीजाणु कहते हैं। बीजाणु जो है किस प्रकार नए पादपों को जन्म देते हैं, तो बीजाणु जो है प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। कवक में जनन किस विधि द्वारा होता है, बीजाणु के
निर्माण के द्वारा। राइजोपस में जनन जो है किस विधा द्वारा संपन्न होता है? तो बीजाणु के निर्माण के द्वारा। मास, इसको मतलब हरतब कहते हैं, तो मास एवं फर्न में जनन किस विधा द्वारा होता है? बीजाणु द्वारा। इसके बाद दूसरा प्रकार है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन में बीजों से नए पादप का जन्म होता है। किस प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? लैंगिक प्रजनन से। पादपों का जनन भाग क्या कहलाता है? पुष्प है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। वायुदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। जिन पुष्पों में पुष्प के चारों चक्र उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण पुष्प। जिन पुष्पों में पुष्प के एक या अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपूर्ण पुष्प। वाह दलपुंज किसे कहते हैं? तो पुष्प के बाहरी चक्र को। दलपुंज किसे कहते हैं? तो पुष्प के दूसरे चक्र को जो वाह दल के अंदर स्थित होता है। दलपुंज का मुख्य कार्य क्या है? तो परागण हेतु कीटों को आकर्षित करना। पुमंग किसे कहते हैं? तो पुष्प के तीसरे चक्र को। पुष्प के नर अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। जैसे तंतु हो गया, परागकोश और योजी। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में। जायांग किसे कहते हैं? तो पुष्प के चौथे और सबसे भीतरी भाग को जायांग कहते हैं। पुष्प के वास्तविक मादा भाग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। जायांग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। जैसे अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय में क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। मादा युग्मक या अंडाणु कहाँ पाया जाता है? बीजांड में। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता। पुष्प का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रजनन द्वारा फल तथा बीज का निर्माण करना। इसके बाद दिया गया है परागण। तो परागण किसे कहते हैं? तो परागणों के परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं? तो पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने को स्वपरागण कहते हैं। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण। परपरागण किसे कहते हैं? एक पुष्प के परागकण का उसी जात के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने को परपरागण कहते हैं। परागण के कितने कारक हैं? 2 कारक, अजैविक कारक और जैविक कारक। वायु द्वारा के परागण को क्या कहते हैं? वायु परागण। कीटों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? कीट परागण। जल द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? जल परागण। जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? जंतु परागण। पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? पक्षी परागण। घोंघे द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? मेलाकोफिलस कहते हैं। चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? चिरोप्टोफिलस कहते हैं। जानवरों और कीटों में किसे मुख्य जैविक परागणकर्ता माना जाता है? मधुमक्खी को। परागण के बाद क्या होता है? निषेचन। सबसे अंतिम प्रक्रिया जो है निषेचन की। तीसरे में दिया गया है कि निषेचन किसे कहते हो? तो एक नर युग्म का एक अंडकोशिका से संयोजन ही निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड क्या कहलाता है? युग्मनज। निषेचित मादा पुष्प के किस भाग में होता है? अंडाशय में। निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज, युग्मनज से भ्रूण तथा अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का। आवृत बीजी पौधे में निषेचन को क्या कहते हैं? त्रिक कहते हैं। तो त्रिक संयोजन केंद्रक निषेचन के पश्चात जो है किसमें परिवर्तित होता है? भ्रूणपोष में। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। एक पौधे के बीच में आगामी पौधे को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। एक प्रसुप्त भ्रूण द्वारा समान विकास के आरंभ या पुनर्ग्रहण को क्या कहते हैं? अंकुरण। अब आगे दिया गया है कि प्रमुख पादप रोग। इसमें दिया गया है कि पादप रोग विज्ञान किसे कहते हैं? तो पौधों के रोगों के लक्षणों, कारणों, उपचार तथा नियंत्रण के अध्ययन को। गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? काला कीट एवं स्मट रोग। करनाल बंट
इसका प्रमुख रोग है गेहूं का, ये जो है फफूंद जनित रोग है। गिरोई, इसमें पाया जाने वाला प्रमुख रोग है गेहूं का। सफेद कीट जो है इसका एक महत्वपूर्ण रोग है सरसों का। उकटा, इसका प्रमुख रोग है चना का, अरहर, गन्ना। गन्ने में क्या होता है कि मतलब इसकी पत्तियां जो है सूखने लगती हैं। इसके बाद ये है बुकनी, यानी कि पाउडरी रोग। इसमें पाया जाता है मटर में। अगैती झुलसा या पिछैती झुलसा इसमें पाया जाने वाला प्रमुख रोग है आलू में। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है? ऑक्सीजन की कमी से होता है। येलो बैन मोजेक, इसकी गंभीर बीमारी है भिंडी की। भिंडी में पीत वर्ड सिरा की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? सफ़ेद मक्खी से। ये जो फैलती है विषाणु द्वारा फैलती है। पायरिलिया जो है किस फसल का कीट है? गन्ने का। मिथ्याकंड अथवा झूठा कंड किस फसल का प्रमुख रोग है? धान का। खैरा किसमें पाया जाने वाला प्रमुख रोग है? धान में। धान का टुंगरो विषाणु किससे प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फुदके द्वारा। हरित बाल रोग इसमें पाया जाने वाला प्रमुख रोग है बाजरे का। अर्गट, इसकी प्रमुख बीमारी है बाजरे की। टिक्का, इसका प्रमुख रोग है मूंगफली का। पादप रोग फैलाने वाले, इसकी विशेष भूमिका होती है, जैसे पक्षी द्वारा फैलता है, उड़ती धूल से, बहती हवा से, वर्षा से। मक्का में सफ़ेद कली या व्हाइट बर्ड जो है किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की। पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की। मक्का की पत्तियों की सीड्स का सफ़ेद होना किसका सूचक है? जिंक की कमी का। आगे दिए गए है कि पौधों में होने वाले प्रमुख जीवाणु जनित रोग। एक तरफ रोग का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसके जीवाणु दिए गए, मतलब इसके कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग जो है जेंथोमोनास सिट्रिस होता है। बंद गोभी का काला गलन रोग जो है जेंथोमोनास कैम्पेट्रिस होता है। आलू का शिथिल रोग यानी कि रिंग रोग, ये जो है इस सीडोमोनास सोलेनेसियरम से होता है। क्राउन गाल रोग, ये जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन से होता है। गेहूं का टुंडू रोग जो है कोरिनोबैक्टीरियम इंडो बायोटिकम से होता है। ब्लैक आर्म अथवा एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन रोग जो है जेंथोमोनास से होता है। धान का अंगमारी रोग जेंथोमोनास ओराइजिस होता है। इसके बाद है विषाणु जनित रोग। इसमें है रोग का नाम दिए गए है और दूसरी तरफ उसके जो कारक हैं यानी विषाणु का नाम दिया गया है। तंबाकू का मोजैक रोग जो है टोबैको मोजैक वायरस होता है। आलू का मोजैक रोग जो है पोटैटो वायरस होता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना जो है बनाना वायरस होता है। भिंडी का पीत वर्ड सिरा सफ़ेद मक्खी वाहक से होता है। इसके बाद दिए है कवक जनित रोग। एक तरफ रोग का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसका कवक का नाम दिया गया है। जैसे धान का भूरी पर स्थिति यानी कि ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ये जो होता है हेलमिंथोस्पोरियम अराइजिस होता है। कि गेहूं का काला कीट रोग जो है पक्सिनिया ग्रेमियस टिटकिस होता है। गेहूं का स्लथ कंड या जो है ढीला कंड जो है ऑस्ट्रेलागो नूना ट्रीटिसाइस होता है। आलू का अगैटी झुलसा अल्टरनेरिया सोलेनिस होता है। आलू का पिछैती झुलसा अथवा उत्तर भावी अंगमारिय जो है फाइटोप्थोरा इंटेस्टेंस होता है। आलू का वाट रोग, ये जो है सिनिकेट्रियम इंडोबायोटिकम्स होता है। अरहर की म्लान या उकठा रोग जो है फ्यूजेरियम उडम से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग जो है सर्कोपोरा परसोनेटा से। गन्ने का लाल गलन रोग जो है कोलेट्रिकम फल्केटम से। गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू जो है इरेसिव ग्रेमिनियम टिट्रिस होता है। राई का एरगाट रोग जो है राई का एरगाट रोग क्लेविसिस परपुरिया से। धनिया का स्टेम गाल रोग जो है प्रोटोमाइसिस माइक्रोस्पोरम से होता है। बाजरे का स्मट रोग जो है टोलियो स्पोरिम से होता है। बाजरे इरगाट रोग, ये जो है क्लेविसियस माइक्रोसिफेला से। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग या डाउनी मिल्ड्यू जो है स्किलेस्पोरा ग्रेमकोला से होता है। सरसों का सफ़ेद कीट रोग जो है सिस्टोपस सिस्टोपस एल्बुगो कैंडिडस होता है। अरहर का झुलसा रोग जो है फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरियम्स होता है। डैम्पिंग ऑफ या आध गलन जो है पाइथियम्स होता है। इसके बाद दिया गया है हीनता जन्य रोग। एक तरफ दिया गया है रोग का नाम और दूसरी तरफ मतलब किस कारण से होता है, किसकी कमी से होता है, उस तत्व का नाम दिया गया है। हीनता मतलब होता है कि किसी कमी से रोग हो रहा है। तो नींबू का ड्राई बैक रोग जो है ताप की कमी से होता है। धान खैरा रोग
जस्ते की कमी से, मक्का में सफ़ेद कली रोग जो है जस्ते की कमी से होता है, नींबू का लिटिल लीफ रोग जो है जस्ते की कमी से होता है, आम का लिटिल लीफ रोग जो है जस्ते की कमी से होता है, मटर का मार्स रोग जो है मैग्नीज की कमी से होता है, चुकंदर का हार्ट ड्राफ्ट रोग बोरान की कमी से होता है, फूल गोभी में ब्राउनी रोग बोरान की कमी से होता है, पत्ता गोभी में विक्टर रोग जो है मॉलिबेडनम की कमी से होता है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 7 जो है पौधों में जनन, ये समाप्त होता है। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर नंबर 8 भी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायो टेक्नोलॉजी। तो इसमें दिया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, तो सूक्ष्म जीवों, कवकों, पौधों, जंतुओं या उनसे प्राप्त एंजाइमों का प्रयोग करके मनुष्य हेतु उपयोगी जैविक पदार्थों का विकास जो है जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। कौन सा कार्य जो है जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है, तो औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जा रहा है, जीन के संश्लेषण में, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलों में, संसाधित खाद्य पदार्थ में, चिकित्सा शास्त्र में, जैव उपचार में, अपशिष्ट निपटान में, ऊर्जा उत्पादन में। वर्तमान समय में जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, रूपांतरित जीवों यानी कि जीवों का विकास, परख नली शिशु का निर्माण, जीन का संश्लेषण एवं उपयोग, दोष युक्त जीन का सुधार करना, डीएनए टीका का निर्माण। आगे दिए गए है कि जैव प्रौद्योगिकी को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में, जैसे आनुवांशिक इंजीनियरिंग और रासायनिक इंजीनियरिंग। आनुवांशिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, तो जीनोम संशोधन की प्रक्रिया को आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जीन प्रौद्योगिकी क्या है, तो आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक होती है। जीन अभियंत्रण में कौन सी नवीनतम तकनीक विकसित हुई है, जीन प्रतिचित्रण। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी यानी कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग जो है किन जीनों का अंतरांतरित होने देता है, तो पौधे की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को क्या कहा जाता है, पराजीनी। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। जीन अणु यानी कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, तो डॉक्टर जेम्स वाटसन तथा डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए की द्विकुंडलीय प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, वाटसन तथा क्रिक ने। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है, आनुवांशिकी के लिए। इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था 1962 ईस्वी में। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था, फ्रेडरिक मिशन ने। डीएनए की किस विशेषता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया, 2 रज्जुकों की पूरकता ने। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं, तो अंतः पात्र में नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृत बनाने वाले डीएनए को अंतः पात्र सर्वप्रथम किसने बनाया था, आर्थन कोनबर्ग ने। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, प्लाजिड्म का। प्लाजिड्म क्या है, तो प्लाजिड्म जो है गुणसूत्र यानी कि डीएनए के छोटे गोल छल्ले होते हैं। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, तो आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रह तथा उनका प्रेषण करना। किसकी खोज से डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका है, प्रतिबंधन एंजाइम्स की खोज से। प्रायः समाचारों में आने वाला CSN Cas9 प्रोटीन क्या है, तो लक्ष्य साधित जीन संपादन यानी कि टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। कासा यानी कि क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटेना का मुख्य कार्य क्या है, तो डीएनए को काटना। जीन संपादन कासा तकनीक में क्रिस्पर यानी कि इसका फुल फॉर्म दिया गया है कि क्लस्टरेड रेगुलरली इंटरस्पेट शार्क पॉलिंड्रोमिक रिपीट्स क्या दर्शाता है, तो डीएनए अनुक्रमों के पुनरावृत्त पैटर्न को दर्शाता है। क्रिस्पर का क्या अभिप्राय है, तो क्लस्टर रेगुलरली इंटरसेप्ट शार्ट पॉलिंड्रोमिक रिपीट्स है। डीएनए प्रौद्योगिकी के संबंध में सहायता दिया गया है कि वैज्ञानिक जो है डीएनए अणुओं को चाहे हुए अणुओं के किसी भी स्रोत से हो इच्छानुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। डीएनए के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है।
प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक जीन के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा किया जाता है? तो डीएनए लिगेसेज एंजाइम के द्वारा। बायोचिप में क्या होता है? तो आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है। जीन आनुवंशिक रूपांतरण में मूल रूप से कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। जैसे वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, चिन्हित डीएनए का के परपोषी में स्थानांतरण, स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतत में स्थानांतरित करना। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं। जैसे आनुवंशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण, डीएनए का विखंडन, इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, रुचि वाले जीन का परिवर्धन, डीएनए खंड को वाहक से जोड़ना, पुनर्योगज डीएनए का पोषी कोशिका या जीव में स्थानांतरण, बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति, प्रवाहिक प्रक्रिया। आगे दिए रासायनिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? तो रोगाणु मुक्त वातावरण में वांछित सूक्ष्म जीवों तथा जैव जैव उत्पादों का निर्माण करना। किसे ट्रांसजेनिक्स द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो खाने योग्य टीकों का उत्पादन, ट्रांसजीनिक फसलों का उत्पादन, जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का उत्पादन। आनुवांशिक अभियंत्रण के द्वारा किस पर सफलता प्राप्त की जा चुकी है? रोग प्रतिरोध पर, वृद्धिवर्धन, जंतु क्लोनिंग पर। वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए जो है किस प्रकार उपयोगी है कि उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है, उसकी मदद से जो है कि पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं। आगे दिए है कि विज्ञान में हुए अभिनव विकास के संदर्भ में सही तथ्य दिया गया है कि प्रयोगशाला में कृत्रिम प्रकार्यात्मक डीएनए के हिस्से जो है रचे जा सकते हैं। किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में पृथक्कृत कराया जा सकता है। पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें क्या कहते हैं? स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में सही तथ्य दिए गया कि स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं जो है चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। अतिविवादास्पद भ्रूणी स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन स्टेम कोशिकाओं का बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है? तो अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं हैं। जीन एडिटिंग के दौरान जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत किए जाने वाले परिवर्तन संभव है। तो भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाले कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व जो है प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर किसने विकसित किया था? जापान ने। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी इसका एक नया जैव प्रौद्योगिकी उपागम है, एक क्लोनीय प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। जैव सूचना विज्ञान यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? तो किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त यम आरएनए अणुओं की पूरी श्रृंखला को किसी जीनोम द्वारा संश्लेषित संपूर्ण यम आरएनए अणुओं को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। इसके बाद दिए गए आरएनए अंतरक्षेप यानी कि आरएनए इंटरफेस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली। क्यों? यह जीन अभिव्यक्तिकरण यानी कि जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोग जनकों के लिए प्रतिरोधी हो। स्त्रियों में कितने यक्ष गुणसूत्र होते हैं? 2 होते हैं। पुरुष जीन संगठन में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? यक्ष वाई पाया जाता है। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पुरुषों की। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? स्त्री का यक्ष और पुरुष का वाई। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को
गर्भवती महिलाओं में किए जाने वाले प्रसव पूर्व परीक्षण को क्या कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के दोषों तथा गुणसूत्र विषमता की जांच की जाती है? एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। परख नली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ पर होता है? निषेचन जो है माता के शरीर के बाहर होता है। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्रकेंद्रित स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? तो संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध यानी कि इसके प्रसार को रोकने हेतु जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जात की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। जब एक जीन जो है दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया था? एलेक्स जेफरीज ने। भारत में किसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता या जनक कहा जाता है? लाल सिंह को। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? डीएनए बहुरूपता है। अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे क्या हो सकते हैं? रुधिर कोशिकाएं, अस्थ कोशिकाएं, बाल रज्जु, लार यानी कि सलाइवा। मानव अपराधों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित किस अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग किस तकनीक का प्रयोग करता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? पैतृक विवाद में, न्यायालयीय छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, संकटापन्न प्राणियों के संरक्षण में। इसके बाद दिया गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के संबंध में सही तथ्य हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व स्थापन तथा बलात्कारवादों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। डीएनए परीक्षण हेतु बाल, रक्त व वीर्य के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया? 1986 ईस्वी में। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? फ्लोरोसेंट पाउडर। किसी व्यक्ति की जीवमितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रमविच्छेद के अलावा किसी प्रयोग में लाया जा सकता है? परितार्किक क्रमविच्छेद, दृष्टिपटल क्रमविच्छेद, कान के आधार पर, चेहरे की पहचान, अंगुली के 3D ज्यामितीय विन्यास के आधार पर, व्यक्ति की चाल के आधार पर, हाथ की ज्यामितीय विशेषताओं के आधार पर, गंध के आधार पर, टाइपिंग के अनोखेपन पर आधारित, वाक अभियान पर आधारित और हथेली की नसों के विन्यास के आधार पर। क्लोनिंग किसे कहते हैं? तो एकमात्र जनक यानी कि माता या पिता से गैर लैंगिक विधि द्वारा उत्पादित क्लोन जो अपने जनक से शारीरिक एवं आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है। काय कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी यानी कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो जंतुओं की जन्नी क्लोनिंग। आगे दिए है कि जीव के क्लोन किस विधि द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो क्लोन अलैंगिक विधि के द्वारा। क्लोनिंग तकनीक द्वारा विकसित सर्वप्रथम क्लोन जीव कौन था? डाली भेड़। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभिनियंत्रित प्रथम जीवित जीव कौन था? डाली। आगे दिए है कि वह वाला स्तनपायी कौन सा था जिसका प्रतिरूप यानी कि क्लोन एडविन वर्क स्कॉटलैंड के रोजलिन संस्थान में तैयार किया गया था? भेड़। एक वयस्क दही कोशिका से क्लोन की नई पहली स्तनपायी डाली भेड़ के बारे में सही तथ्य दिया गया है कि डाली का जन्म जो है 5 जुलाई 1996 को हुआ था। डाली का जन्म जो है इयान विलमुर, कीथ कैम्पबेल तथा उनके सहयोगियों के प्रयोग से संभव हुआ था। डाली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। डाली की मृत्यु जो है वर्ष 2003 में फेफड़े की बीमारी के कारण हुई थी। NDRI करनाल जो कि हरियाणा में है के वैज्ञानिकों ने किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया था? भैंस का। गरिमा प्रथम तथा गरिमा द्वितीय किसका नाम है? क्लोन्ड भैंस का। किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया था जो अंदर बाहर सब भरा था? ताइवान वर्ष 2006 में। करनाल के वैज्ञानिकों द्वारा फरवरी 2009 में विकसित विश्व में पहले क्लोन बछड़े का क्या नाम था? समरूपा। विश्व के प्रथम क्लोन ऊँट का क्या नाम है? इंजाज। वर्ष 2009 दुबई में हुआ था ये। विश्व का पहला ऊँट अस्पताल किस शहर में स्थित है? दुबई में। ये कब स्थापित किया था? दिसंबर 2017 ईस्वी में। यदि मानव बुद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए चूहे के समान आकार से 8 गुना बड़ा हो तो
इस तकनीक को क्या कहेंगे? आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहेंगे। मानव की आनुवांशिक बीमारियों के उपचार हेतु कौन सी जीन थेरेपी प्रयोग की जा रही है? सोमैटिक जीन थेरेपी। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु क्या किया जाता है? विकृत जीन को हटाया जाता है, उसके स्थान पर कोई सही जीन प्रविष्ट कराया जाता है। जीन चिकित्सा के माध्यम से हीमोफीलिया, कैंसर, हृदय रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पार्किंसन तथा मधुमेह का इलाज संभव है। जीन चिकित्सा जीन चिकित्सा जो है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, जैसे कायिक कोशिका जीन चिकित्सा, जनन कोशिका जीन चिकित्सा। आगे दिए गया है कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? पाल विंचल ने। कौन सी चिकित्सकीय औषधियाँ विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत की गई हैं? रिंकाम्बिनेट। अब आगे दिए गया है कि महत्वपूर्ण दवाइयाँ तथा उनके उपयोग दिए हैं। एक तरफ दवा का नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका उपयोग दिया गया है। जैसे इंसुलिन का उपयोग जो है मधुमेह के स्तर को नियंत्रित करने में होता है। सोमैस्टोस्टेटिन का दबावने की बीमारी को नियंत्रित करने में, इंटरफेरॉन जो है वायरल संक्रमण को रोकने में, लिम्फोकाइन जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में, कैल्सिटोनिन जो है रिकेटस के उपचार में। पादप ऊतक संवर्धन का कार्य किसने आरंभ किया था? हेम्बरलैंड ने। पादप के किसी भाग की या बीज के बिना कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे के उगाने को क्या कहा जाता है? ऊतक संवर्धन। पौधों को किस प्रकार केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? ऊतक संवर्धन के माध्यम से। ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो कोशिका द्रव्य नरबंधक तथा जीन निरोधता। ट्रांसजेनी यानी कि पराजनी के अंतर्गत जीन का क्या शामिल किया जाता है? तो स्थानांतरण तथा प्रत्यारोपण शामिल किया जाता है। ऐसे पौधे जिनमें बाह्य डीएनए शामिल हो क्या कहलाते हैं? ट्रांसजेनिक पौधे। विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेट तकनीक जो है क्या उपलब्ध कराती है? तो जैव तकनीक द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए वंध्यता बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है। टर्मिनेटेड तकनीक द्वारा उत्पन्न पादप तथा बीज किसकी बिकवारी के लिए हैं? तो ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तित पौधे, जेनेटिक रूप से अभियंत्रित बीज, बीज जो दूसरी पीढ़ी में वंध्याग्रस्त होते हैं। भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से क्या संभावना होती है? तो अंकुरक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों को उगाने की। जो बीज प्रतिवर्ष बदला जाता है क्या कहलाता है? संकर बीज। फ्लेवर सेवर के बारे में सही तथ्य दिया गया है कि सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। ये कब विकसित किया गया था? 1980 में। फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधों पर पकने के बाद बाजार में हस्तांतरित किए जा सकते हैं। कौन परजीवी पादप है? गोल्डन राइस। सुनहरी यानी कि गोल्डन चावल क्या है? तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। गोल्डन चावल इसका प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। परजीवी फसल यानी कि स्वर्ण चावल जो है किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए की। विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में किसकी प्रचुरता बढ़ाने के कारण होती है? बीटा कैरोटीन के। गोल्डन राइस के संबंध में सही तथ्य दिया गया है कि गोल्डन राइस जो है जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी किसानों के लिए। इस चावल का पीलापन जो है बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है, जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। धान के पौधे उगाने की डैपांग विधि जो है कहाँ पर विकसित हुई थी? फिलीपींस में। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी थी? जया। महाधान यानी कि सुपर राइस किसने विकसित किया था? जीएस खुश ने। इनका जो नाम है गुरुदेव सिंह खुश। इर्री के प्रमुख प्रजनक थे। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं, जो कहाँ से लिया गया है? ज्वार से। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है, जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। इसमें किस जीवाणु के आविष जीन का इस परजीवी कपास में अंतरण हुआ है? वैसिलस थुरिनजी एंसिस का।
बीटी बैगन क्या है? तो आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। बीटी बैगन में बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु के किस जीन को निवर्तित किया गया है? विशेष जीन क्राई फर्स्ट एसी को। बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उनकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसे नाशक जीव सह बनाना है। भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के क्या कारण है? तो एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपयोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। भारत में विकसित आनुवांशिकता रूपांतरित सरसों जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों या जीएम सरसों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जीएम सरसों वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सरल बनाते हैं। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक के मुख्य कार्य क्या है? तो संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखना, जैव विभिन्नता की चोरी को रोकना, आर्थिक दृष्टि महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करना। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना है। पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावना है जिनके लिए आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया? तो सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पादन में पोषकीय मान बढ़ाना, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। आगे दिए गए साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार कहाँ पाया जाता है? तंबाकू खेत में और आलू और टमाटर में। किसकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं का, कवक तथा पुष्पी पादप का। आगे दिए है कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? बैसिलियस थ्रिंजिएसिस। जीवाणु भोजियों के संबंध में सही तथ्य दिए गए हैं कि जीवाणु भोजी जो है विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। किसकी सिफारिश के आधार पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड एनपीटीबी की स्थापना की गई थी? कैबिनेट की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सिफारिश पर। जैव प्रौद्योगिकी सूचना नेटवर्क यानी कि बीटीआईएस नेट कब बनाया गया था? वर्ष 1986 से 87 में। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्यों के संबंध में सही तथ्य दिया गया है कि विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक का उपयोग। नवीन प्रवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास, प्राकृतिक संकटों को कम करने और उनसे निपटने हेतु पद्धति और प्रौद्योगिकी का विकास, बौद्धिक संपदा का प्रबंध। आगे दिए भारत में प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान और उनकी अवस्थिति दी गई है। तो एक तरफ अनुसंधान संस्थान का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक्स ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। सेंटर फॉर सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी दिल्ली में है। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च अहमदाबाद में है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सेंटर पुणे में है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर हरियाणा में है। जीव विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर में है। राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान कल्याणी पश्चिम बंगाल में है। स्टेम सेल विज्ञान और पुनरुत्पादक चिकित्सा संस्थान जो है बंगलुरु में है। जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर में है। नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। राष्ट्रीय जैव पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो है मोहाली पंजाब में है। राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान गंगटोक सिक्किम में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। इस तरह से हम लोग का चैप्टर नंबर 8 जैव प्रौद्योगिकी की भी जो है समाप्त हो गया। अगला चैप्टर हम लोग जो है इसी वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 दिया गया है आर्थिक महत्व के जीव एवं वनस्पतियाँ। तो इसमें दिया गया है कि रेशम के कीड़े किस पादप पर पाले जाते हैं? मलबरी यानी कि शहतूत के पत्ते पर। रेशम कीट अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? प्यूमा। शहद का प्रमुख अवयव क्या है? तो शहद में जो है फ्रक्टोज 38.2% होता है, ग्लूकोज 31%, जल 17.1%, माल्टोज जो है 7.2%, सुक्रोज जो है 0.5% पाया जाता है। समानता जो है
किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है? बकरी की। ऊन या फाइबर के लिए किसे पाला जाता है? अल्पाका को। ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सार्डिन। ये जो है एक मछली है। केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। कौन सा जीव जो है वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? केंचुआ। कृमि खाद के लिए कौन जीव जिम्मेदार होता है? कृमि। ये जो है केंचुआ है। केसर मसाला यानी कि सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र का। मसालों में कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? लौंग। लौंग किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल कौन सा है? यूजिनल। जंगली गोभी से विकसित होने वाली प्रजातियां कौन सी हैं? फूल गोभी, ब्रोकली, कोहराबी। कोहराबी जो है जर्मन शलजम भी कहते हैं। औषधीय प्रयोजनों के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला फेनोलिक यौगिक करक्यूमिन जो है किसमें पाया जाता है? हल्दी में। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व जो है किसकी उपस्थिति उपस्थित के कारण होता है? फिनाल एवं फ्लेवोनाइड के। समानता किस पेड़ की टहनी या डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? नीम का। नीम के पेड़ के संदर्भ में सही तथ्य दिया गया है कि नीम में एजाडीरेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। कुछ जात के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोध भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग जो है कीटनाशक रूप में किया जाता है। नीम के बीजों का प्रयोग जो है जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग जो है औषधि उद्योग में होता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? नीम से। कुनैन का मुख्य स्रोत क्या है? सिनकोना वृक्ष की छाल। स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? ब्राह्मी का। एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन से। कौन सा पादप जो है घ्राण सूचक होता है? वनीला। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? डहेलिया की जड़ों से। अफीम अफीम जो है किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? अवसादकारी। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अथवा के फलों के दूध से। नुस्खा पिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता यानी कि पापिस से। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में जो है किस पौधे के निचोड़ या रस का उपयोग करते हैं? पार्थीनियम का। कौन सा पादप उत्पाद है? पादप उत्पाद जो है कपूर है, काफनी यानी कि चिकोरी है तथा वनीला है। काफी पौधे के किस भाग से बनती है? फली से। कैफीन क्षारक पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है चाय और कॉफी दोनों में। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता है? कैफीन। शीतल पेयों जैसे कोका कोला में कौन सा पदार्थ है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? कैफीन यानी कि एल्कोलाइड्स। समुद्री घास जो कि खरपतवार है इसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है आयोडीन का। आयोडीन के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? समुद्री खाद है, डेयरी उत्पाद जैसे दूध हो गया, दही हो गया। किस फल में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है? सेब में। किस कवक का प्रयोग जो है कवकनाशी के रूप में किया जाता है? ट्राइकोडर्मा हर्जियानम का। लिटमस का घोल किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। लिटमस जो है अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग। हींग पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने के स्राव से तथा जड़ों के निष्कर्षण से। कार्प किस पेड़ से प्राप्त होता है? ओक। ओक का जो है नाम है क्वेकस। चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन के वृक्ष से। रबर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तनों से निकले तरल पदार्थ से। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? रतन जोत या जेट्रोफा का। फलीदार पौधों में कौन सा पादप पेट्रोपादप की श्रेणी में आता है? करंज। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्राप्स के रूप में जाना जाता है इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोकार्बन तथा लिपिड या मोम। भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? कसावा का। इसके बाद है क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने का प्रयोग होता है। चावल, सड़ा आलू, चुकंदर, गन्ने का रस, मकई का। इसके बाद है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना और मक्का से। सीरा किसका
अति उत्तम कच्चा माल होता है पावर एल्कोहल के लिए। गन्ने में ईच शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। इसके बाद दिए गए हैं जैव उर्वरक। जैव उर्वरक में दिया गया है कि सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त खाद को क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, दलहनी फसलों के साथ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीव हैं एजोटोबैक्टर हैं, नोस्टाक है, एनाबिना है, बिजरिंकिया है। इसके बाद है कि सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, राइजोबियम जैपोनिकम। कौन सा पौधा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, चना, मटर, सेम, अरहर, यानी कि जो फलीदार वाले पौधे होते हैं। किसका उपयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, राइजोबियम। राइजोबियम जो है नील हरित शैवाल द्वारा। इजोला जो है साइनोबैक्टीरिया में होता है। इसके बाद है कि किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में होता है, धान में। किस जलीय फर्न को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एजोला को। एजोला क्या है, एक जलीय फर्न है। किसके साथ मिलाने पर एजोला जो है एक अच्छा उर्वरक होता है, नील हरित शैवाल के साथ। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, या किसका सहचारी होता है, नील हरित शैवाल का। पशुओं विशेषकर दुधारू पशुओं के लिए अनुपूरक भोजन के रूप में किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एजोला का। कौन से सूक्ष्म जीव जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। कौन फास्फेटिक जैव उर्वरक है, वेस्कुलर, अरस्बुकुलर और माइकोराइजा। कंपोस्ट खाद के संदर्भ में सही तथ्य दिए गया है कि इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन जो है गड्ढे में होता है। इसमें निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर तथा सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं। गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए, कवक तथा जीवाणु जो है तेज करने में सहायक होते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। खेती में बायोचार का क्या उपयोग होता है, तो बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जब बायोचार वृद्धिकर के माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जलधारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। बायोचार उच्च कार्बन युक्त चारकोल का एक रूप है जो मृदा में प्रयुक्त होता है। बायोचार जो है कृषि अपशिष्ट जैसे धान, गेहूं, ज्वार की भूसी के पायरोलिसिस से तैयार किया जाता है। फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, तो उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा और नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के प्रयोग द्वारा। अब आगे दिया गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख बैक्टीरिया तथा फसलें दी गई। जैसे एक तरफ बैक्टीरिया का नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो फसल का नाम दिए गए हैं। जैसे राइजो राइजोबियम जैपोनिकम जो है किस फसल के माध्यम से होता है, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण सोयाबीन में। राइजोबियम ट्राइफोली तीन पत्तीय घास से होता है। राइजोबियम मेलिलोटी लूसर्न में होता है। एनाबिना एजोली जो है जलीय फर्न में। नोस्टक मस्कुरस जो है गुनेरा मैक्रोफाइलस है। इसके बाद ये है जैव उर्वरक बनाने वाले प्रमुख बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरियम दिए गए हैं। राइजोबियम जो है एजोटोबैक्टर करता है, एसोटोबैक्टर एसोपाइरिलिया का, नील हरित शैवाल जो है एजोला का। इसके बाद है कि फास्फोरस घुलाने वाले बैक्टीरिया के नाम दिए गए जैसे बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस। कंपोस्टिंग एक्सीलेटर बैक्टीरिया जैसे सिलुलोटिक, इसको जो है ट्राइकोडर्मा कहते हैं, लिग्नोलिटिक ह्यूमिकोला कहते हैं। इसके बाद है कि पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया कौन से हैं, स्यूडोमोनास की प्रजाति। इस तरह से हम लोग का चैप्टर नंबर 9 जो है आर्थिक महत्व के जीव एवं वनस्पतियां समाप्त होता है। इसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है कोशिका। चैप्टर नंबर 10 है कोशिका यानी कि सेल। इसमें दिया गया है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने
1665 ईस्वी में। किसने बताया कि पादपों का शरीर जो है सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है? स्लाइडर ने 1838 में बताया था। किसने बताया कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है? स्वान ने 1839 ईस्वी में। किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? बिरचो ने 1855 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यमजे स्लाइडर तथा थियोडर स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? विषाणु पर। किस जंतु को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है? विषाणु को। विषाणु किसके बने होते हैं? तो सम एकल तंतु आरएनए अणु से। इसके बाद ये है कोशिका सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। इसमें है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक जो है मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। इसके बाद है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्री विभाजन का। सूत्री विभाजन का पहला चरण क्या होता है? पूर्वावस्था होता है। सूत्री विभाजन के उस चरण का नाम बताएं जिसके दौरान जो है विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं। मेटाफेज। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। जंतु कोशिका में किसका अभाव पाया जाता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति की। एक जीव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी ज्ञात कोशिका किसकी है? माइकोप्लाज्म गैलेसेप्टिकम जीवाणु को। कोशिका जो है कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद दिए गया है कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर दिए गए हैं। एक तरफ अंग दिए गया है और इसमें जो है प्रोकैरियोटिक विशेषता दी गई है और यूकैरियोटिक जैसे कोशिका भित्ति जो है प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट बनी होती है। यूकैरियोटिक जो है सेलुलोज की बनी होती है। केंद्रक जो है इसमें अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का होता है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। गाल्जी काय प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। डीएनए प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में दोहरे सूत्र के रूप में पूर्ण विकसित होता है। श्वसन प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है प्रोकैरियोटिक में आंतरिक झिल्लियों में होता है, यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक पाया जाता है। प्राप्ति स्थल प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है जीवाणुओं तथा नील हरित शैवालों में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक जो है सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में सही तथ्य दिए गए हैं कि स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सही तथ्य दिए गए हैं कि ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मदद करती हैं। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। इसके बाद केंद्रीय नाभिक दिए गए हैं। तो किसने 1831 ईस्वी में केंद्र की खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसे कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहते हैं? केंद्रक को। कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्र करता है। कोशिका के किस कोशिका को मास्टर अंग कहा जाता है? नाभिक।
किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? नाभिक होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? केंद्रक में। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रियम दिए गए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? रिचर्ड अल्टमन ने 1890 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल बेंडा ने 1897 और 98 ईस्वी में। किसे कोशिका का सख्त गृह कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि सूत्रकणिका को। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका के किस कोशिकांग पर डीएनए व राइबोसोम स्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पर। वह कोशिकांग कौन सा है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग से संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? हेंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को किस नाम से जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक स्थित होते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। इसके बाद दिया गया है राइबोसोम। तो राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? पायलट ने 1955 ईस्वी में। प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? राइबोसोम्स और अंतःद्रव्यी जालिका। किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम्स को। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? राइबोसोम्स में। इसके बाद दिया गया है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स की खोज किसने की थी? डी डूबे ने। इनका जो नाम मिलता है डी डूबे मिलता है। इसमें दिया गया है डी डबे। 1958 ईस्वी में। कौन सा कोशिकांग जो है केवल जंतु कोश में पाया जाता है? लाइसोसोम। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम्स को। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? लाइसोसोम्स। आगे दिए गए हैं कि कोशिका के प्रमुख अंग दिए गए, एक तरफ कोशिकांग दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रमुख कार्य दिए गए। जैसे कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है? यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह जो है सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार और कठोरता प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली, इसका कार्य जो है अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह आघातों से कोशिका की रक्षा करती है। इसके बाद है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य एक बहुत गाढ़ा पारभासी एवं चिपचिपे पदार्थ है। कोशिका द्रव्य में जो है कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य पाया जाता है। इसके बाद है केंद्रक। केंद्रक की खोज जो है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहते हैं। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। इसमें डीएनए पाया जाता है। इसके बाद है प्रद्रव्यी जालिका। तो यह अंतः कोशिका परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जालिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण भाग लेती है। खुरदुरी अंतः प्रद्रव्यी जालिका जो है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। यह कोशिका द्रव्य का यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इसके बाद राइबोसोम दिए गए। राइबोसोम्स की खोज पायलट ने 1955 ईस्वी में की थी। राइबोसोम जो है प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण भाग लेते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स की खोज जो है डी डबे ने 1958 ईस्वी में की थी। लाइसोसोम्स का आकार जो है बहुत छोटा और थैली जैसे होता है। लाइसोसोम्स क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर उनके पाचन में सहायता करते हैं। इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये जीवाणु और विषाणु से रक्षा करते हैं। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें दिए गए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1890 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया में कोश की श्वसन संपन्न होता है। इसमें उपापचय की क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्रिस्टी पाए जाते हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद दिए गए हैं गाल्जी काय। तो गाल्जी काय की खोज जो है कैमिलो गाल्जी ने 1898 में की थी। यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग होता है। यह लाइसोसोम एवं पराक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। यह पादप कोशिका के विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में मदद करता है। गाल्जी काय जो है कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका जीवाणु
तथा नील हरित शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद है रसधानी या रिक्तिका। तो रसधानियों के अंदर जो है तरल या ठोस पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिका में रसधानियां जल संतुलन का कार्य करती हैं। पादप कोशिका की रसधानियों का जो है कोशिका रस निर्जीव पदार्थ होता है। ये पादप कोशिका में स्फीत तथा कठोरता प्रदान करती हैं। इसके बाद है लवक। लवक में दिए गए है कि लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इनका आकार अंडाकार, गोलाकार या कस्तरी नुमा होता है। लवक तीन प्रकार के होते हैं। पहला अवड़ी लवक, ये जो है ये जड़ तथा भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। ये भोजन के भंडारण में मदद करते हैं। वड़ी लवक, ये जो है रंगीन लवक होते हैं। ये फूलों और फलों को रंग प्रदान करते हैं। इसके बाद है हरित लवक। हरित लवक में है इसमें पर्णहरित, कैरोटीन तथा जैंथोफिल लवक पाए जाते हैं। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करते हैं। कैरोटीन के कारण जो है पत्तियों का रंग पीले पड़ जाता है। इसके बाद है पादप कोशिका। पादप कोशिका में दिए गए पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति के कारण। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल को सबसे पहले किसने पृथक और नामित किया था? किवंतु और पेलेटियन ने। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। पौधों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पर्णहरित के कारण। कौन सा घटक जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पर्णहरित। गैस हरित वनस्पतियों में किसकी कमी होती है? पर्णहरित की। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? नारंगी रंग। गाजर का नारंगी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन की। टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपेन की। चुकंदर का गुलाबी रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? विटामिन की। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसायनिन के। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? फाइकोसाइनिन। आगे दिए है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर दिए गया है। एक तरफ दिए गया है पादप पादप कोशिका और दूसरी तरफ दिए गया है जंतु कोशिका। पादप कोशिका में दिए गया है कि पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका जो है जीवद्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है। पादप कोशिका में दिए गए कवक और जीवाणु को छोड़कर सभी पादपों में पर्णहरित पाया जाता है। जंतु कोशिका में जो है ये पर्णहरित नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में केंद्रक के पास ताराकार सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। पादप कोशिका में रसधानी या रिक्तिका पाई जाती है। जंतु कोशिका रसधानी पादप कोशिका की अपेक्षा जो है छोटी होती है, यानी पाई जाती है लेकिन छोटी पाई जाती है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में लाइसोसोम जो है पाए जाते हैं। अधिकांश पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं होते हैं। अधिकांश जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग जो है कोशिका वाला चैप्टर जो समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लोग जो है कल पढ़ेंगे।